आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज कराएंगे हम त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12 विषय हिंदी सत्र 2025-26। तो देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारा कि आदिकाल में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है। प्रश्न क्या है हमारा कि आदिकाल में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं प्रश्न को हम कि आदिकाल में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। तो आदिकाल में डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। आपको याद रखना है कि आदिकाल में ना तो ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, ना अवधी का और न ही खड़ी बोली का। तो आदिकाल में जो भाषा का प्रयोग हुआ है वो है डिंगल भाषा। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। ठीक है, हिंदी का प्रथम नाटक बताना है इसमें। तो हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस, और ये लिखा है नहुस गोपाल चंद्र गिरिधर दास ने। कई प्रश्न पूछ लेता है कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है और किसने लिखा है, तो आप लेंगे हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है और गोपाल चंद्र गिरिधर दास ने लिखा है। प्रश्न नंबर 3 है कि ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि का नाम लिखिए। क्या है प्रश्न हमारा कि ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि का नाम लिखिए। तो ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं कबीर दास। याद रहेगा, ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, कबीर दास। और ज्ञान मार्गी की जगह आवश्यकता लिखा हुआ ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि का नाम लिखिए, तब भी आप वही लिखेंगे कबीर दास। क्या प्रश्न लिखा हुआ आ सकता है आपका कि संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि का नाम, तब भी आप कबीरदास लिखेंगे। यानी कि ये वाला प्रश्न हमारा 3 तरह से पूछा जा सकता है। अब प्रश्न नंबर 4 कि रीतिकाल की 2 विशेषताएं लिखिए। क्या प्रश्न हमारा कि रीतिकाल की 2 विशेषताएं लिखिए। तो रीतिकाल विशेषताएं लिखेंगे। नंबर 1 रीति ग्रंथों का निर्माण। नंबर 1 लिख देंगे रीति ग्रंथों का निर्माण। और नंबर 2 ब्रज एवं अवधी भाषा का प्रयोग। नंबर 3 लिखना चाहें लिखेंगे आप कि इसमें नारी के सौंदर्य का वर्णन। नंबर 3 क्या है कि नारी के सौंदर्य का वर्णन। और नंबर 4 विशेषता है इसकी कि कला पक्ष की प्रधानता। ये 4 विशेषता इसकी मुख्य हैं। आपको इसमें 2 लिखनी है, तो आप 2 कोई सी भी लिख सकते हैं। और जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं वो एक कॉपी पेन से जरूर ले लें। ठीक है, साथ के साथ लिखते रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। आपको याद नहीं रहता तो आप लिख सकते हैं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। अब है प्रश्न नंबर 5 कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रश्न क्या है हमारा कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। क्या रखेंगे कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को। अब है प्रश्न नंबर 6 कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कब और कहां हुआ था। क्या है प्रश्न हमारा कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कब और कहां हुआ था। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त, ठीक है, 7 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था और मेरठ जिले के खेड़ा गांव में हुआ था। तो आप लिख देंगे इसका आंसर कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी को मेरठ जिले के खेड़ा गांव में हुआ था। अब देखिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है आपका कि राष्ट्र का स्वरूप कितने तत्वों से मिलकर बना है। प्रश्न क्या पूछा गया है कि राष्ट्र का स्वरूप कितने तत्वों से मिलकर बना है। तो अब उत्तर में लिखेंगे कि राष्ट्र का स्वरूप 3 तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, कौन कौन से तत्व हैं। तो नंबर 1 पर आता है हमारा भूमि, नंबर 2 भूमि पर बसने वाला जन, और नंबर 3 संस्कृति। तो इन 3 तत्वों से मिलकर राष्ट्र का स्वरूप बना है।
अब है प्रश्न नंबर 8 कि रॉबर्ट नर्सिंग होम में किस विधा की रचना है। प्रश्न क्या पूछा गया है कि रॉबर्ट नर्सिंग होम में किस विधा की रचना है, यानी ये जो रचना है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, इसकी विधा बतानी है। तो रॉबर्ट नर्सिंग होम में जो रचना है इसकी विधा है रिपोर्ताज। आप लिख देंगे रिपोर्ताज। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कि विश्व की सर्वोत्तम ज्योति क्या है। ठीक है, विश्व की सर्वोत्तम ज्योति क्या है। तो इसमें उत्तर में लिखेंगे विश्व की सर्वोत्तम ज्योति सेवा और प्यार है। ठीक है, सेवा और प्यार की ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति होती है। तो आप इस तरह लिख देंगे कि विश्व की सर्वोत्तम ज्योति सेवा और प्यार की ज्योति है। अब है प्रश्न नंबर 10 कि प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता का नाम लिखिए। प्रश्न पूछा गया आपसे कि प्रिय प्रवास जो महाकाव्य है उसके कवि कौन है, किसने रचा है इसको या किसने लिखा है। तो प्रिय प्रवास महाकाव्य के जो रचयिता हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। लिख लेंगे सही तरीके से कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब प्रश्न नंबर 11 कि केकई को कौन दुगनी प्रिय है। ठीक है, पाठ प्रारंभ प्रश्न है आपका कि केकई को कौन दुगने प्रिय हैं। तो इसमें लिखेंगे केकई को राम दुगने प्रिय है, क्योंकि केकई ने स्वयं कहा है क्या भरत को तुम प्यारे। ठीक है, तो मुझको तो भरत प्यारा, भरत को तुम प्यारे, इसलिए मुझे मेरे लिए तुम दुगने प्रिय हो। तो इसमें सीधा आंसर लिख देंगे आप कि केकई को राम दुगने प्रिय हैं। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 12। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 है कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है। प्रश्न क्या है हमारा कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है। तो उत्तर लिखेंगे काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है। आप जिसमें रस पढ़ते हैं रस छंद अलंकार, वही रस है इसमें कि काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 है कि उर्मिला ने अपने पति को किससे अधिक सुंदर बताया है। क्या है, किससे अधिक सुंदर बताया है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे आप उत्तर में कि उर्मिला ने अपने पति को, उर्मिला ने अपने पति को कामदेव से अधिक सुंदर बताया है। ठीक है, बताते हैं कि कामदेव की जोड़ी सबसे सुंदर थी, लेकिन उर्मिला ने अपने पति को लक्ष्मण जी को कामदेव से अधिक सुंदर बताया है। अब है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है आपका कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है। कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है। तो आप उत्तर लिखेंगे जयशंकर प्रसाद का इरावती उपन्यास अपूर्ण है। कि जयशंकर प्रसाद के 3 उपन्यास हैं, कंकाल, तितली और इरावती। ठीक है, कंकाल, तितली और इरावती। तो इसमें कंकाल तितली तो पूर्ण है, लेकिन इरावती जो उपन्यास है वो अपूर्ण है, यानी पूरा नहीं हो पाया है। तो इसलिए लिख देंगे आप कि जयशंकर प्रसाद का इरावती उपन्यास अपूर्ण है। अब है प्रश्न नंबर 15 कि अलंकार की परिभाषा लिखिए। ठीक है, अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो आप इसमें लिखेंगे, तो परिभाषा लिखेंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। या फिर आप इस तरह लिख सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 16।
प्रश्न नंबर 16 है कि निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पद्यांश क्या है हमारा, ठीक है, तो पद्यांश है कि काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खणाम निद्रया कलेन वा। तो इसका हमें संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। संदर्भ कैसे लिखेंगे आप कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। तो ये तो जाएगा इसमें संदर्भ। आप लिखेंगे इसका हिंदी में अनुवाद। तो हिंदी में अनुवाद में लिखेंगे, पहले लिखा हुआ काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, कि काव्य शास्त्र माने काव्य शास्त्र, विनोदेन माने आनंद में, कालो माने समय, गच्छति माने चला जाता है या बीत जाता है, धीमताम माने बुद्धिमान व्यक्तियों का। तो आप सबसे पहले यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे कि बुद्धिमान व्यक्तियों का समय, बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य शास्त्र के आनंद में बीत जाता है या चला जाता है। ठीक है, आप लिख देंगे कि बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य शास्त्र के आनंद में बीत जाता है। फिर व्यसने च मूर्खाणाम निद्रया कलेन वा, लिखेंगे इसके विपरीत मूर्ख व्यक्तियों का, मूर्खाणाम माने मूर्ख व्यक्तियों का जो समय होता है वो कैसे बीतता है, व्यसनेन, व्यसनेन माने बुरी आदतों में, च माने और, निद्रा माने नींद में, कलहेन वा माने लड़ाई झगड़े करने में, वा माने या। तो यहां लिखेंगे कि मूर्ख व्यक्तियों का समय, मूर्ख व्यक्तियों का समय बुरी आदतों में और सोने में या लड़ाई झगड़ा करने में बीत जाता है। प्रश्न नंबर 17 कि दोहा छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। दोहा छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। तो दोहा छंद का लक्षण क्या होता है, लक्षण का अर्थ होता है परिभाषा। इसमें यह परिभाषा लिखनी होती है, लक्षण या परिभाषा। कि छंद में ज्यादातर परिभाषा नहीं लिखते हैं, ज्यादातर लक्षण ही लिखा जाता है। तो इसलिए आप इसमें कोई भी डाउट न हो आपको, इसलिए मैंने बता दिया है लक्षण का अर्थ होता है परिभाषा। तो आप दोहा छंद की परिभाषा लिखेंगे कि यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। कैसा छंद है दोहा, अर्ध सम्मात्रिक। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इस तरह लिखेंगे इसकी परिभाषा या फिर लक्षण। ठीक है, तो अर्ध सम्मासित छंद कहता होता है, क्यों लिखा जाता है इसमें कि यह एक अर्ध सम्मासित छंद होता है, तो ये वो इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसमें आधे में समान मात्राएं होती हैं और आधे उदाहरण में समान मात्राएं होती हैं। एक उदाहरण में 4 चरण होते हैं तो 2 चरणों में एक समान होंगी और 2 चरणों में एक समान होंगी, इसलिए यह अर्ध सम्मात्रिक छंद। उदाहरण लिखेंगे तो उदाहरण लिखेंगे कि एक उदाहरण इसका बहुत सरल है। नंबर 1 बता रहा हूं मैं आपको, 2 उदाहरण बताऊंगा मैं इसमें, नंबर 1 और नंबर 2, जो आपको सही लगे वो आप याद कर सकते हैं या दोनों लिख सकते हैं। तो पहला उदाहरण है आपका कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। याद रहेगा कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। दूसरा उदाहरण देखेंगे आप, दूसरा उदाहरण है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये इसका दूसरा उदाहरण है। बहुत अच्छे उदाहरण है, आप कोई सा भी याद कर लें, यानी आप पहले कॉपी में लिख लें फिर उसको
याद करके देखें, आपको 1-2 बार याद करने में ही याद हो जाएगा। जैसे आप 1-2 बार पढ़ेंगे इसको तभी आपको याद हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 18, कर्ण रस की परिभाषा तथा उदाहरण दीजिए। क्या है कि कर्ण रस की परिभाषा तथा उदाहरण दीजिए। तो कर्ण रस की परिभाषा लिखेंगे कि जब किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के खो जाने या नष्ट हो जाने से जो हृदय में शोक का भाव, दुख का भाव उत्पन्न होता है, वहां कर्ण रस होता है या वहां कर्ण रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण लिखेंगे इसका कि मणि खोए भुजंग सी जननी, हंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, क्या न्याय किया तुमने जगदीश। ठीक है, दोबारा सुन लेंगे कि इसमें कब का वर्णन किया गया है कि जब श्रवण कुमार की माता अपने पुत्र के वियोग में, श्रवण कुमार के वियोग में रोती हैं तो वो कैसे प्रतीत होती हैं, ये इसमें किया गया है कि मणि खोए भुजंगसी जननी, हंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, क्या न्याय किया तुमने जगदीश। तो ये तो है आपका पहला उदाहरण। अब देखेंगे दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण में लिखेंगे आप कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक है, बहुत ही छोटा है कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक है, तो ये कहां से लिया गया है, तो जब राम सीता जी की खोज करते हैं तो वन में पशुओं और पक्षियों से पूछते हैं और अपना शोक को दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है कि निम्न शब्दों में अंतर लिखिए। ठीक है, निम्न शब्दों में अंतर लिखिए। तो ये शब्द है आपके सर और ग्रह। तो इसमें आपको अंतर लिखना क्या है। बोलने में तो आप सर बोलेंगे दोनों को, ऐसे को भी ग्रह ही बोलेंगे, लेकिन इनमें जितना अंतर है वो सूक्ष्म अंतर आपको बताना है। तो पहले वाला सर, इनमें जिसमें छोटा से र है तो इसका अर्थ होता है सरोवर यानी तालाब। ठीक है, सरोवर जिसको तालाब कहते हैं। और दूसरे सर का अर्थ होता है जिसमें बड़ा सा है ये वाला, उसका अर्थ होता है बाण या तीर, जिसे कहते हैं तीर या बाण। ठीक है, तो आप लिख देंगे इसका अर्थ तालाब और बाण। ठीक है, डैश की जगह क्या लगा देंगे हम और, तो ये लिख जाएगा तालाब और बाण। अब आता है गृह और ग्रह। तो पहले वाले ग्रह का अर्थ जिसमें रे मुड़कर बना हुआ है उसका अर्थ होता है घर, जिसे हम कहते हैं मकान या आवास। और दूसरा जो ग्रह है ये है नक्षत्र। ठीक है, जो सौरमंडल पाए जाते हैं हमारे ग्रह वो वाले एक नक्षत्र है। तो इसमें अर्थ लिख देंगे घर और नक्षत्र, याद रहेगा घर और नक्षत्र। लेकिन क्या होता है इनमें ये रूल नहीं है कि आपको ये पहला आया है तो यही पहला आएगा, आपको ये वाला शब्द इधर मिल जाएगा और ये वाला इधर मिल सकता है। ऐसे इसमें होगा ये वाला से आपको यहाँ मिल जाएगा और ये वाला इधर मिल जाएगा, तो आप इसका अर्थ उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो ये उल्टा लिखेंगे तो पहले लिख देंगे यहाँ बाण और तालाब। ठीक है, नहीं ये इधर हो जाएगा तो आपका अर्थ बन जाएगा फिर बाण और तालाब, और इसका बन जाएगा फिर नक्षत्र और घर। तो ये आपको देखना है कि कौन सा से पहले आया है, कौन से का क्या अर्थ है। जिसमें छोटा से है उसका अर्थ तालाब और जिसमें बड़ा से है उसका अर्थ तीर या बाण। ठीक है, ऐसे इसमें है गृह है जिसमें रे मुड़कर निकला हुआ है, ऋर बना हुआ है, इसे ऋर कहते हैं। लेकिन कुछ कहते हैं रे है इसको, तो ऋर होता है ये जिसमें ये मुड़कर निकला हुआ है, तो इसका अर्थ होता है घर, आवास या मकान कहते हैं। ठीक है, और ये वाले ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र। अब प्रश्न नंबर 20। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 है कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। क्या है कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। पहला क्या है, जो कभी बूढ़ा न हो, यानी उसको हम क्या कहते हैं, जो कभी बूढ़ा न हो, जवान दिखाई दे। ठीक है, जो कभी बूढ़ा न हो उसको कहते हैं हम अजर।
ठीक है, याद रखेंगे क्या कहते हैं उसको, अजर। फिर दूसरा है जिसका कभी अंत न हो, जिसका कभी अंत न हो तो उसको कहते हैं हम अनंत। ठीक है, जिसका कभी अंत न हो उसको क्या कहते हैं, अनंत। अब है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है कि मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक का नाम लिखिए। यानी मुक्ति खंड काव्य जो है उसके नायक का नाम पूछा गया है कि मुक्ति खंड काव्य के नायक कौन है। तो उत्तर लिखेंगे आप, मुक्ति खंड काव्य के नायक गांधी जी हैं। ठीक है, मुक्ति खंड काव्य के नायक कौन है, तो आप लिखेंगे गांधी जी। अब आता है प्रश्न नंबर 22 कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, नाम भी लिखिए। ठीक है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, नाम भी लिखिए। तो पत्र होते हैं 2 प्रकार के, नंबर 1 औपचारिक पत्र और नंबर 2 अनौपचारिक पत्र। याद रखेंगे कि पत्र मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 औपचारिक पत्र और नंबर 2 अनौपचारिक पत्र। अब प्रश्न नंबर 23, आदिकाल की रचनाएं कितने रूपों में मिलती हैं। प्रश्न क्या है हमारा कि आदिकाल की रचनाएं कितने रूपों में मिलती हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे, आदिकाल की रचनाएं 2 रूपों में मिलती हैं। आदि रचनाएं कितने रूपों में मिलती हैं, तो आदिकाल की रचनाएं 2 रूपों में मिलती हैं। नंबर 1 प्रबंध काव्य के रूप में, नंबर 1 प्रबंध काव्य के रूप में और नंबर 2 वीर गीतों के रूप में। क्योंकि इसमें वीर गीत गाए गए हैं, वीरता का वर्णन किया गया है, तो आप लिखेंगे वीर गीतों के रूप में। अब आता है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, क्या है प्रश्न नंबर 24 कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यानी आपको एक पंक्ति दे दी गई, एक लाइन दी गई है, इस लाइन में पूछा गया अलंकार कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आप लिखेंगे कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। आप सोचेंगे कैसे है इसमें अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा होती है कि जहां व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ देखेंगे कि व्यंजन वर्ण कौन सा इसमें है जो बार बार आया हो। ठीक है, तो देखेंगे आप तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए, तो इसमें तय वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई। तो देखो तरनी में तय आया है, तनुजा में तय है, तट में तय है, तमाल में तय है, तरुबर में भी तय आया है। इसलिए एकदम से ही पता चल जाता है कि तरनी तनुजा तट तमाल में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। कौन सी व्यंजन वर्ण की हुई है, तो तय वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई, यानी बार बार आया है। तो आप इसलिए इसमें लिखेंगे अनुप्रास अलंकार। अब है प्रश्न नंबर हमारा 25। प्रश्न नंबर 25 क्या है हमारा कि राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है। राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, तो उत्तर लिखेंगे कि राष्ट्र का तीसरा अंग है संस्कृति। ठीक है, राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, संस्कृति, या आप इस तरह लिख सकते हैं जन की संस्कृति। याद रखेंगे कि राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, संस्कृति। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा राष्ट्र का प्रथम अंग बताइए, पहला अंग क्या है, तो आप लिखेंगे भूमि। दूसरा पूछता है तो आप लिखेंगे जन, भूमि पर बसने वाला जन। और तीसरा पूछा गया तो आप लिखेंगे जन की संस्कृति। अब है प्रश्न नंबर 26 कि अज्ञेय का पूरा नाम लिखिए। क्या प्रश्न पूछा गया है कि अज्ञेय का पूरा नाम लिखिए। तो अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। मैंने आपको लिखकर दिखा दिया है, तो आप जो लिखने में गलती ना करें। देखो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, बे आ आधा तय बनेगा, आधा शय बनेगा, ये आ ये न, वात्स्यायन अज्ञेय। तो ये इनका पूरा नाम है अज्ञेय का, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। लेकिन हम इनको शॉर्ट नाम से जानते हैं अज्ञेय, बड़ा नाम होने के कारण इनका शॉर्ट नाम रख लिया गया अज्ञेय। लेकिन पूरा नाम है इनका यही कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अब देखेंगे हम
अगला प्रश्न, ठीक है। अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है कि निम्न शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। निम्न शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। तो ये है आपका कर, ठीक है। तो कर का एक अर्थ होता है हाथ। कर माने क्या होता है? एक अर्थ हाथ, ठीक है, जिसे हम लिखते हैं वही हाथ, जिसे हम हस्त भी कहते हैं। कर माने हाथ, और दूसरा अर्थ इसका होगा टैक्स, ठीक है। जो हम टैक्स देते हैं वही टैक्स, जिसको हम लगान भी कहते हैं, ठीक है, टैक्स या लगान। दो अर्थ हो गए। अब हमें दूसरे का देना है विधि। विधि का एक अर्थ होता है कानून, ठीक है, कानून, तरीका भी लिख सकते हैं आप, या फिर विधाता। विधाता को विधि कहते हैं, ठीक है, विधाता या कानून या तरीका। तो दो अर्थ लिखने हैं आपको इसमें। अब है प्रश्न नंबर 28 कि हिंदी के दो नाटककारों के नाम लिखिए। हिंदी के दो नाटककारों के नाम लिखिए, ठीक है ना। क्या है प्रश्न नंबर 28 हमारा? कि हिंदी के दो नाटककारों के नाम लिखिए। तो हिंदी के नाटककारों में प्रमुख हैं नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र। नंबर 1 कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो प्रसिद्ध नाटककार हैं। और दूसरा लिखेंगे जयशंकर प्रसाद। ये हमारे हिंदी के दो प्रमुख नाटककार हैं। नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंबर 2 जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 29 है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? अब इसमें पूछा गया है प्रथम महाकाव्य यानी पहला महाकाव्य कौन सा है। तो आप लिखेंगे इसमें हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। कौन रहा है हिंदी का प्रथम महाकाव्य? पृथ्वीराज रासो, ठीक है। तो ये लिखा किसने है पृथ्वीराज रासो? तो इसके रचयिता हैं चंद बरदाई, ठीक है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने लिखा है? चंद बरदाई ने लिखा है, और है कौन सा? पृथ्वीराज रासो। अब है प्रश्न नंबर 30। ये हमारा लास्ट प्रश्न है कि कबीरदास के गुरु का नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 30 क्या है कि कबीरदास के गुरु का नाम लिखिए। तो आप इसमें कबीरदास गुरु का नाम बताएंगे कि कबीरदास के गुरु का क्या नाम है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि कबीरदास के गुरु का क्या नाम है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।